फ्रेंड्स, वेलकम टू आरसी इन्फो। मेरा नाम रीता चौधरी। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ऐसे ही अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, मस्त रहे। और आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ डायलिसिस के ऊपर है। आज मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ नहीं लाई हूँ MCQ का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ ब्लड फ्लो रेट इन द एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट इन हीमोडायलिसिस मशीन। हीमोडायलिसिस मशीन का एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट में हम लोग कुछ चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, जैसे ट्यूबिंग है, डायलाइजर है, पंप है, ठीक है, पेरिन है। तो और भी सारी चीज़ें हैं, जब मैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट पढ़ाऊँगी तब बताऊँगी। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं ये ट्यूबिंग, डायलाइजर, पंप की, ये सब की बात कर रहे हैं। तो इसमें ये पूछ रहा है कि एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट में ब्लड फ्लो रेट कितना होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है 250 से 300 ml पर मिनट होना चाहिए हीमोडायलिसिस मशीन के एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट का ब्लड फ्लो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन अल्ट्राफिल्ट्रेशन अखर। सबसे पहले नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन किडनी की एक स्मॉल फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है, जिसका स्ट्रक्चर इस तरीके से रहता है। कुछ ज़्यादा अच्छा डायग्राम मुझे बनाना नहीं आता, फिर भी मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और एक यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट, मीन्स इसमें बोमेन कैप्सूल, PCT हो जाएगा, ये आपका हेनले लूप, DCT और कलेक्टिंग डक्ट, मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। तो इसके जिस पार्ट में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर होता है वो है आपका बोमेन कैप्सूल। तो इसका जो आंसर होगा D होगा। नेक्स्ट आता है हमारा कि हाउ मच डेक्सट्रोज कंटेनिंग सॉल्यूशन इन इन्फ्यूज्ड इन द पेरिटोनियल कैविटी ड्यूरिंग पेरिटोनियल डायलिसिस। अब सबसे पहली बात ये आती है, समझना हमें पड़ेगा कि पेरिटोनियल डायलिसिस जब होती है तो हम डेक्सट्रोज वाले फ्लूइड को ऐड करते हैं पेरिटोनियल फ्लूइड में, मतलब उसमें डेक्सट्रोज होता है, ठीक है। तो अब यही पूछ रहा है कि ये जो डेक्सट्रोज कंटेनिंग सॉल्यूशन है तो हम कितना पेरिटोनियल कैविटी में इन्फ्यूज़ करते हैं। तो टोटल अगर मैं बताऊँ इसके 3 to 4 एक्सचेंज होते हैं। तो दैट टाइम 3 to 4 एक्सचेंज में हम टोटल 1 to 3 लीटर डेक्सट्रोज कंटेनिंग सॉल्यूशन को हम देते हैं किस में? पेरिटोनियल कैविटी में। नेक्स्ट आता है, व्हाट मे बी एडिटिव टू पेरिटोनियल डायलिसिस सॉल्यूशन। पेरिटोनियल डायलिसिस सॉल्यूशन का एडिटिव क्या है? तो देखिए एडिटिव क्या होते हैं। सबसे पहली चीज़ कि अगर हम किसी चीज़ को स्मॉल अमाउंट में किसी चीज़ में ऐड कर दें किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए और अच्छा वर्क करें, स्मॉल अमाउंट में भी ऐड करने पे वो अच्छा वर्क करें, तो दैट इज़ कॉल्ड एडिटिव। तो जो पेरिटोनियम डायलिसिस सॉल्यूशन है या पेरिटोनियल फ्लूइड है उसका एडिटिव क्या है? इंसुलिन, क्योंकि हम इसमें लैक्टेड वफर यूज़ करते हैं, मीन्स कि ग्लूकोज वाले वफर को यूज़ करते हैं। तो इसका जो एडिटिव क्या है? इंसुलिन है। नेक्स्ट क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। मतलब कि कंटिन्यूस CRRT जो है, कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, उसके एडवांटेज क्या हैं? तो सबसे पहला हीमोडायनेमिकली बेटर टॉलरेटेड। सबसे पहली बात कि पेशेंट जो है जैसे हीमोडायलिसिस पे अपने आप को अच्छा फील करता है, वैसे ही CRRT में भी पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल रहता है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी होती है, क्योंकि इसमें पंप रेट वगैरह, पहली बात तो ये उन लोगों को होती है जो ज़्यादा सीरियस होते हैं। तो सीरियस पेशेंटों पे अगर हम पंप स्पीड वगैरह ज़्यादा रख देंगे तो ये पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पाएगा। लेकिन CRRT में क्या होता है कि हम पंप स्पीड वगैरह, फ्लो रेट और जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है वो भी धीरे धीरे ही निकालते हैं, टाइम बढ़ाते हुए। जैसे CRRT 1 दिन की भी होती है, 2 दिन की भी होती है, 3 दिन की भी होती है। तो उसमें क्या होता है, पंप रेट भी कम चलता है हमारा, ब्लड फ्लो रेट भी कम, मतलब ब्लड फ्लो रेट भी कम चलेगा, डायलिजेट फ्लो रेट भी कम चलेगा और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी धीरे धीरे निकलेगा। तो पेशेंट को ज़्यादा टाइम भी मिल रहा है, ज़्यादा डायलिसिस भी हो रही है, तो पेशेंट क्या रहता है? हीमोडायनेमिकली स्टेबल रहता है। मतलब कि जो उसका जो जैसे हीमोडायलिसिस पे पेशेंट 4 घंटे में स्टेबल रहता है, वैसे पेशेंट अपना CRRT में भी स्टेबल रहता है। हाईली इफ़ेक्टिव है ये फ्लूइड इन रिमूविंग फ्लूइड, मतलब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है फ्लूइड को निकालने के लिए। ग्रेजुअल करेक्शन ऑफ बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज़, और ये क्या रहता है? धीरे धीरे, मतलब क्या करेगी, जो बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज़ है, मत मीन्स कि नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह से अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है पेशेंट को या कोई और एबनॉर्मलिटी हो गई है, तो CRRT से वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? करेक्ट होती जाती है, सही होती जाती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? D, ऑल ऑफ द एबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, हाउ कैन बी प्रिवेंटेड हाइपोटेंशन ड्यूरिंग डायलिसिस। वैसे तो इसका आंसर सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ नए लोगों के लिए। सबसे फर्स्ट है अवॉइडिंग हैवी मील ड्यूरिंग डायलिसिस। हाँ, जब भी डायलिसिस हो रही होती है, हीमोडायलिसिस वगैरह, तो क्या जो हम खाना खा रहे हैं या जो पेशेंट खाना खा रहा है उसको वो खाना क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ड्राई वेट को केयरफुली देखना चाहिए, मतलब केयरफुली उसको पता करना चाहिए कि हाँ सच में। कई बार क्या होता है कि पेशेंट जो ड्राई वेट होता है उससे ज़्यादा बता देता है, बाद में फिर वो हाइपरटेंशन में चला जाता है और वो ऐसा ज़्यादा फ्लूइड निकलवाने की वजह से करता है। तो स्टाफ को ये ध्यान देना चाहिए कि ड्राई वेट बहुत ही ध्यान से उसका चेक करें। दूसरा विद होल्डिंग एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस, मीन्स कि डायलिसिस से पहले अगर कोई पेशेंट एंटी हाइपरटेंसिव ले रहा है या ड्यूरिंग डायलिसिस ले रहा है तो उसको मना करना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट आता है, व्हाट विल इम्प्रूव द बायोकम्पेबिलिटी ऑफ ए डायलिसिस मेम्ब्रेन। डायलिसिस मेम्ब्रेन में ऐसा क्या हो जाए जो कि उसकी बायोकम्पेबिलिटी को इम्प्रूव करेगा। तो देखिए, इसका वैसे तो बहुत लंबा सा आंसर मैं बता सकती हूँ, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुत कम टाइम है एमसीक्यूज़ के लिए, तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि लेस फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जितना कम हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा उतना ही जो हमारी बायोकम्पेबिलिटी है डायलिसिस मेम्ब्रेन की इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ मॉडर्न डायलिसिस मेम्ब्रेन इन एडल्ट पर्सन। मतलब क्या कह रहा है कि एक एडल्ट पर्सन में जो डायलिसिस मेम्ब्रेन है उसका सरफेस एरिया कितना होना चाहिए। तो इसका आंसर है 1.5 to 2 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन होने में सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मतलब ऐसा कहाँ से यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। तो इसका आंसर होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ फीमेल किडनी इज शॉर्टर देन द मेल किडनी पार्ट। मतलब फीमेल की जो किडनी है उसका कौन सा पार्ट मेल की किडनी से छोटा होता है या छोटा होता है। तो इसका आंसर क्या है, डी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसे हम पीसीटी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस, मतलब कौन सा पेरिटोनियल डायलिसिस का पार्ट है। तो नॉक्टूरल इंटरमिटेंट पेरिटोनियल डायलिसिस, यस, ये भी ये ऑटोमेटेड जो पेरिटोनियल डायलिसिस होती है उसका पार्ट है नॉक्टूरल इंटरमिटेंट पेरिटोनियल डायलिसिस। क्योंकि ऑटोमेटेड में हम क्या करते हैं, ये डायलिसिस ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस 10 से 12 घंटे की होती है। इसमें पेशेंट क्या करता है कि या पेशेंट के साथ वाले मशीन से पेशेंट को कनेक्ट कर देते हैं, पूरी रात वो डायलिसिस जो भी हमें एक्सचेंज वगैरह रखने होते हैं वो मशीन पे सेट कर देते हैं और ये 10 से 12 घंटे पूरी रात मीन्स डायलिसिस चलती रहती है। पेशेंट को कहीं आने जाने की नीड नहीं रहती और ना ही ज़्यादा ऐसे है कि बार बार जो पैकिंग है उसकी पेरिटोनियल डायलिसिस की खोले फिर जाए, ऐसा नहीं है। तो ये फर्स्ट वाला भी इसका सही है। सेकंड वाला कह रहा है कॉन्टीन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, यस ये भी सही है इसका। एंड कंटिन्यूस साइक्लिक पेरिटोनियल डायलिसिस, यस ये भी टाइप है पेरिटोनियल डायलिसिस का। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आते हैं, व्हाट इज द साइज ऑफ क्रेटिनिन मॉलिक्यूल। क्रेटिनिन जो मॉलिक्यूल होता है, जैसे यूरिया क्रेटिनिन जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, इसमें क्रेटिनिन का जो साइज़ है वो पूछ रहा है कितना होता है। तो क्रेटिनिन का साइज होता है 113 डाल्टन। नेक्स्ट पूछ रहा है वो, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ यूरिया रिडक्शन रेशो। यूरिया रिडक्शन रेशो पर ट्रीटमेंट ऑफ हीमोडायलिसिस फॉर डिफाइन द वैल्यू ऑफ एडुकेसी एमंग ESRD पेशेंट। मतलब हम कैसे, जब कोई डायलिसिस हो रही है, हीमोडायलिसिस हो रही है, तो हमारी हीमोडायलिसिस या पेशेंट की हीमोडायलिसिस अच्छी हुई है तो हम यूरिया के कौन से रिडक्शन रेशो पे हम बोल सकते हैं कि हाँ डायलिसिस अच्छी हुई है। तो वो क्या है, 65%। अगर यूरिया रिडक्शन रेशो आ जाता है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ डायलिसिस की जो एडुकेसी या डायलिसिस जो है वो अच्छी हुई है पेशेंट की। नेक्स्ट आता है,
व्हाट वैल्यू ऑफ पेरिटोनियल फ्लूइड ल्यूकोसाइट काउंट डिनोट्स पेरिटोनाइटिस, मतलब कितनी पेरिटोनियल फ्लूइड की जो ल्यूकोसाइट काउंट है, मतलब पेरिटोनियल फ्लूइड में जो ल्यूकोसाइट काउंट है वो कितनी हो जिससे कि हम बोल सकें कि इसको पेरिटोनाइटिस हो गया है पेशेंट को। पेरिटोनाइटिस क्या होता है, देखिए जैसे कि किसी को इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे ही अगर किसी पेशेंट को पेरिटोनियल डायलिसिस चल रही है और अगर उसे इन्फेक्शन हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिटोनाइटिस। अब इसको पेरिटोनाइटिस ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि पेरिटोनियल डायलिसिस का जो इन्फेक्शन है वो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से शुरू होता है, ठीक है, तो पेरिटोनियल कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है इसमें, तो इसीलिए हम बोलते हैं पेरिटोनाइटिस, ठीक है। तो उसमें पूछ रहा है कि पेरिटोनियल फ्लूइड में ल्यूकोसाइट की काउंट कितनी हो जाए जिससे हम डिनोट कर सके कि इसको पेरिटोनाइटिस हो गया है, मतलब पेरिटोनियल का इन्फेक्शन हो गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, 50 मीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सब्सटेंस कैन नॉट पास थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वॉल ऑफ ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के, अब देखिए, अब एक इसी में नेफ्रॉन में क्या होता है, इस तरीके से गुच्छा होता है, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज का। तो ये पूछ रहा है कि ग्लोमेरुलस की जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वॉल है इसमें से कौन सा सब्सटेंस पास नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्यों, क्योंकि ना ही तो इसमें से आरबीसी पास होती है, ना ही इसमें से डब्ल्यूबीसी पास होती हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर वो क्या होगा, फर्स्ट वाले का सी एंड 15 का होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑरिफिसेस फॉर आउटगोइंग एंड इनकमिंग यूरिन थ्रू द ब्लैडर। तो ब्लैडर में जो ऑरिफिसेस के जो नंबर है वो कितना होता है। अब ऑरिफिसेस क्या होता है, देखिए अगर आपने ब्लैडर देखा हो, ज़्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी, तो यहाँ पर दो ऑरिफिसेस छेद लाइक दिखाई देंगे और एक यहाँ पर देता है, तो ये क्या कहलाते हैं, इसके ऑरिफिसेस कहलाते हैं। तो जो ब्लैडर में जो ऑरिफिसेस की संख्या होती है वो कितनी होती है, 3 होती है, तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, व्हाट हैपन इफ़ द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज़ रिमूव फ्रॉम द नेफ्रॉन। क्या होगा अगर, जैसे मैंने बताया था कि हमारी ये क्या है, नेफ्रॉन है, ठीक है, तो नेफ्रॉन का ये वाला जो पहले वाला पार्ट है, जो हेनले लूप से पहले वाला पार्ट है, ये क्या कहलाता है, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो अगर इसको निकाल दिया जाए नेफ्रॉन से तो क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, यूरिन इज़ मोर डायल्यूटेड। यूरिन क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डायल्यूटेड हो जाएगा, ठीक है। डायल्यूटेड का मीन्स पतला हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, ये मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगी अलग से इसके लिए, तब मैं ज़रूर बताऊंगी कि क्या इसका प्रोसीजर है। अभी आप इतना ध्यान रख लीजिए कि अगर नेफ्रॉन से आप पीसीटी को हटा देंगे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को, तो यूरिन जो है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा, पतला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट विल बी द डिजीज़ इफ़ रीनल फेलियर पेशेंट हैज़ शोर शोल्डर आर्म्स बाइलेटरल कार्पल टनल सिंड्रोम एंड सिस्ट ऑन एक्सरे ऑफ ह्यूमर। मतलब वो डिजीज़ क्या कहलाती है, क्या कहलाएगी, जिसमें कोई पेशेंट का क्या हो जाए, रीनल फेलियर हो, साथ में उसको शोर शोल्डर हो जाए, आर्म्स बाइलेटरल कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाए, और सिस्ट देखें हम किस में, ह्यूमरस के एक्सरे में। अगर हम उसके ह्यूमरस का एक्सरे कराएं और उसमें हमें क्या मिले, सिस्ट दिखाई दें, तो ये डिजीज़ क्या कहलाएगी। देखिए इसमें स्यूडोगट भी दे रखा है, ठीक है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में नहीं होगा, लेकिन इसके बहुत सारे जो करेक्टर है वो स्यूडोगट से और गट से मिलते हैं, लेकिन इसका एक करेक्टर गट या स्यूडोगट से नहीं मिलता है। मोस्टली ये सारे करेक्टर अगर स्यूडोगट डिजीज़ बोलते हैं तो भी हो सकता है और गट डिजीज़ बोलते हैं तो भी हो सकता है, लेकिन इनमें से जो एक करेक्टर नहीं होगा वो क्या है, बाइलेटरल कार्पल सिंड्रोम, ठीक है। मेनली ये वाला जो है, ये करेक्टर आपको स्यूडोगट या गट में देखने को नहीं मिलता, और भी कुछ करेक्टर इससे डिफरेंट होते हैं। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, मेनली बाइलेटरल कार्पल सिंड्रोम आपको स्यूडोगट में देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, एमाइलोइड आर्थ्रोपैथी, ओके, तो इसका आंसर डी होगा एंड 17 का आंसर सी होगा। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज प्रेफर बफर सॉल्यूशन इन पेरिटोनियल डायलिसिस। मीन्स कि कौन सा सॉल्यूशन को हम प्रेफर करते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस में। तो हमारे पास 3 तरह के बफर सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है हमारे पास एसीटेट, दूसरा होता है बाइकार्बोनेट, और तीसरा हमारे पास क्या होता है, लैक्टेट,
तो अगर हम एसीटेट की और बाइकार्बोनेट की बात करें तो ये हीमोडायलिसिस में यूज़ होता है, जिसमें से अभी एसीटेट का तो कम ही यूज़ होता है। बाइकार्बोनेट बफर हम हीमोडायलिसिस में यूज़ करते हैं मॉडर्न डेज़ में। और लैक्टेट बफर जो है ग्लूकोज के या लैक्टेट बफर को, जिसे हम डी ग्लूकोज भी, मैंने पेरिटोनियल डायलिसिस के वीडियो में बताया कि डी ग्लूकोज यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हम कहाँ करेंगे, लैक्टेट बफर सॉल्यूशन हम कहाँ यूज़ करते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस में। तो इसका 19 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, एक मिनट, बी होगा, इसका डी होगा एंड इसका हमारा सी होगा। तो फर्स्ट 17 का सी आंसर एंड 18 का डी एंड 19 का बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ ए पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस का कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, ठीक है। तो देखिए पेरिटोनाइटिस में पहले ही बता चुकी हूँ कि पेरिटोनाइटिस क्या है, पेरिटोनियल डायलिसिस का इन्फेक्शन है। ऑल्सो हर्निया एंड पोटेशियम इम्बैलेंस एंड वेट गेन किसका कॉम्प्लिकेशन है, पेरिटोनियल डायलिसिस का। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब हम पेशेंट को पेरिटोनियल डायलिसिस में पानी देते हैं तो कभी कभी क्या मोस्टली पानी उसके बॉडी में रह जाता है, उससे वेट गेन भी हो सकता है। और पोटेशियम इम्बैलेंस इसलिए होगा क्योंकि पेरिटोनियल जो फ्लूइड होता है उसमें पोटेशियम नहीं पाया जाता, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पोटेशियम इम्बैलेंस हो जाए। नेक्स्ट आता है आपका हर्निया भी हो सकता है, क्योंकि फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो, मतलब फ्लूइड रह जाता है पेरिटोनियल डायलिसिस में, तो चांसेस हैं कि पेशेंट को हर्निया भी हो जाए। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, ई, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पेरिटोनाइटिस ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। मतलब पेरिटोनियल डायलिसिस में जो पेरिटोनाइसिस होता है, मतलब पेरिटोनियल डायलिसिस का जो इन्फेक्शन होता है, इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है। तो इसका आंसर डियर क्या होगा, ग्राम पॉजिटिव कोकी जो है ये इस पेरिटोनाइटिस के लिए पूरी तरीके से रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट प्रेशर फैसिलिटेट फिल्ट्रेशन वाइल यूरिन इज बीइंग फॉर्म्ड। जब यूरिन फॉर्म्ड होता है तो कौन सा प्रेशर मतलब क्रिएट होगा या कौन सा प्रेशर उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो देखिए, चाहे हम कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ले लें, चाहे ऑस्मोटिक ब्लड प्रेशर ले लें, चाहे फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ले लें, ये तीनों ही प्रेशर जो है फैसिलिटेट करते हैं फिल्ट्रेशन में यूरिन फॉर्म के समय पे, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। तो अभी मैं यहाँ से लगाऊं तो इसका भी आंसर डी है, इसका भी आंसर डी है और इसका भी आंसर डी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेथड यूज फॉर द रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन इन विच नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव आर बम्बार्डेड ऑन स्टोन। मतलब कौन सा मेथड यूज करते हैं किडनी स्टोन को रिमूव करने में, जिसमें नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक जो है वो स्टोन पे क्या किए जाते हैं, बम्बार्डेड मीन्स की जैसे किसी को फेंकते हैं, ठीक है, बम्बार्डेड किए जाते हैं। मुझे इसका हिंदी मीन्स याद नहीं आ रहा है, बस अभी आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि कौन सा मेथड है। तो वो मेथड है आपका लिथोट्रिप्सी, ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो देखिए, अगर इसमें हम ये देखते हैं, इसमें मैं ट्रू लिखना था, फॉल्स नहीं है, इसमें ट्रू कर दीजिएगा, ट्रू, ठीक है। तो इसमें से अगर ये आता है कि एसीटेट इन पीडी सॉल्यूशन कैन एसीटेट पेरिटोनियल स्क्लेरोसिस, नो। बाइकार्बोनेट इन पीडी सॉल्यूशन कैन प्रेसिपिटेट कैल्शियम, नो। इसमें जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, बाइकार्बोनेट इन पीडी सॉल्यूशन कैन कैरामेलाइज ग्लूकोज। ये इसका आंसर सी जो है वो राइट होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब हम बाइकार्बोनेट यूज़ करते हैं पीडी सॉल्यूशन में तो वो क्या करता है, ग्लूकोज को क्रेमेलाइज कर देता है। क्रेमेलाइज का मीन्स जैसे हम अगर शुगर को, जैसे कभी कुछ बर्फ़ी वगैरह बनाते हैं तो आपने देखा होगा जो चाशनी तैयार करते हैं चीनी को उबाल के, तो उस तरीके का ये क्या कर देता है, ग्लूकोज को बाइकार्बोनेट पीडी सॉल्यूशन कर देता है। तो ये जो सी आंसर है इसका वो सही होगा। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द रीप्रोसेसिंग एजेंट यूज्ड इन हीमोडायलिसिस डायलाइजर। मतलब कौन सा रीप्रोसेसिंग एजेंट हम जो है हीमोडायलिसिस के डायलाइजर में यूज़ करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। ग्लूटाल्डिहाइड भी यूज़ करते हैं, पैरासिटिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी यूज़ करते हैं और फॉर्मल्डिहाइड भी यूज़ करते हैं। ग्लूटाल्डिहाइड आपको एक और जगह पे मिलेगा, जब आप देखेंगे कि आपकी यूनिट में जैसे आर्टी फॉर्शिप वगैरह है, वो एक
सॉल्यूशन में पड़ी रहती है। साथ में जो आपके कई कई जगह पे क्या होता है कि गार्ड वायर वगैरह भी सेकंड टाइम यूज़ होते हैं, तो वो सारे हम कहाँ ग्लूटाल्डिहाइड सॉल्यूशन में ही डालते हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, अलफ्ता एवब। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक यू।